हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे पियाजे की थ्योरी का लास्ट पार्ट। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और पियाजे के 3 स्टेजेस को प्लस उनकी बेसिक जो फीचर्स है उनकी थ्योरी के वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपका पियाजे मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। आई मीन थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चंस जो है वो हम पेडागोजी की जब स्पेशल क्वेश्चन सीरीज चलेगी तो उसमें हम क्वेश्चंस बेस के कवर करते जाएंगे। ठीक है, केवीएस में आपको पता है कि सीडीपी आपका आता है 20 मार्क्स का, और अगर मैं DSSB की बात करूं तो उसमें आपका 100 मार्क्स का सीडीपी है। ठीक है, तो DSSB वालों को तो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है सीडीपी को। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज को भी और पेडागोजी को भी। केवीएस में पेडागोजी ज्यादा आती है, थियरीज थोड़ी सी कम आती है, लेकिन ये मानकर मत चलिए कि अब तक नहीं आई है तो आगे कभी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर एग्जाम अपने अगली स्टेज में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट उसमें जरूर मिलता है। तो आप कोशिश करें कि आप भी पेडागोजी और सीडीपी को अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, 20 नंबर, ऐसे तो केवीएस में हर चीज 20-20 नंबर से ज्यादा की है नहीं। ठीक है, 20 की इंग्लिश, 20 की हिंदी, तो ये मत सोचो कि 20 नंबर की तो है क्या पढ़ना है, 20 नंबर की तो है क्या पढ़ना है। तो ऐसे तो इंग्लिश भी 20 की है, हिंदी भी 20 की है। ठीक है, सब कुछ 20-20 का ही है, और 20-20 से ही आपका ये 150 बना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको हर चीज डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। तो ये मानकर चलिए कि आपको सबसे बेहतर होने के लिए आपको एक सीट तभी मिलेगी जब आप दूसरों से बेहतर होंगे। ठीक है, तो अपने आप को जो है बेहतर बनाना सीखिए, अपनी तैयारी को और इम्प्रूवमेंट कीजिए कि फाइनली तो आपको एक कंपटीशन में जाना है जहां पर दूसरे लोग आपके साथ बैठेंगे और आपको एक सीट जो है वो चाहिए। तो एक सीट के लिए आपको काफी लोगों को पीछे करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं कंपटीशन ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ मर जाओ, ये मतलब नहीं है मेरा। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि आप पहले तो अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, उसके बाद आपको कंपैरिजन थोड़ा सा करना पड़ेगा दूसरों से भी, क्योंकि आपको एक कंपटीशन में फाइनली जाना है। ठीक है, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं जो दिन के 4-4, 5-5 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी तैयारी कैसे करें। ठीक है, सेम फॉर DSSB के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी यही कहना चाहूंगी। ठीक है, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारी सीडीपी की सीरीज है ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, लेकिन रेगुलर जो बच्चे कहते हैं ना कि रेगुलर पढ़ाओ, भाई रेगुलर में एक ही इंसान हूं ना। अब एक इंसान कितनी वीडियोस बना सकता है। ठीक है, वीडियोस बनाने में आपको लगता है कि जितने मिनट की वीडियो उतना टाइम लगा है, नहीं होता। एडिटिंग भी करनी पड़ती है ना, कुछ चीजें गलत, मतलब मुंह से कुछ चीजें निकल जाती हैं, गलत भी निकल जाती है, फिर एडिट करो, फिर दोबारा रिकॉर्ड करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि स्लाइड बनाने में गाइस बहुत टाइम लगता है। तो एक वीडियो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज 2 घंटे लेती है, एक वीडियो कम से कम 2 घंटे लेती है। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करने में, किस तरह से नोट्स मेकिंग करूं कि आप लोगों को समझ में आए, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, तो रेगुलर इन द सेंस वैसे रेगुलर नहीं होगा, लेकिन वीडियोस आपको रेगुलर मिल रही हैं। ठीक है, और जो लोग ये सोचते हैं कि हम 15 मिनट में, मतलब 15-15 मिनट करके डेली आपको सारी चीजों की क्लास दे दो, हम तो एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और कुछ लोग ये मानकर बैठे हैं कि अभी सिलेबस कवर करा दो बस 1 मंथ में। तो देखो, सिलेबस बहुत वास्ट है, चाहे वो DSSB का हो चाहे वो KVS का हो। तो उसके लिए हमें भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ना, कैसे पढ़ाना है आपको, किस तरह से करना है डील। तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अभी वैकेंसीज जो है वो आई नहीं है, अभी एडवर्टीजमेंट आया नहीं है, तो अभी आपका ध्यान होना चाहिए कि आप सिलेबस कवर करो प्लस अपने नोट्स बना लो, ताकि जब वैकेंसीज आए, जब 1-2 महीने रह जाएंगे ना पेपर के, तो आप इन नोट्स को और इस सिलेबस जो आप कवर कर चुके हो कि इन नोट्स के थ्रू ये आप फटाफट से रिवाइज करोगे, तो आपको सब चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। रिवाइज करते रहोगे ना तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। तो ये करना है, फिलहाल आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और नोट्स मेकिंग करनी है। ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हो तो भैया भूल जाओ KVS को भी और DSSB को भी। ठीक है, क्योंकि आपसे मेहनत ज्यादा करने वाले लोग भी बहुत बैठे हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज ये बतानी थी कि टेलीग्राम चैनल को से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वहां पर मैं काफी चीजें डाल रही हूँ। पेपर भी दिया था मैंने आपको, एक DOE PRT का। ठीक है, DOE PRT का पेपर डाला था मैंने। ठीक है, एक अभी मैंने कंप्यूटर की एक बुक डाली है। ठीक है, कंप्यूटर बुक PDF डाली है। तो उसमें बेसिकली ये जो बुक मिली है मुझे, ये ऑनलाइन ही ढूंढी है, तो उसके थ्रू ही मिली है बस। तो ये इस बुक में ना IBPS वगैरह के जो एग्जाम होते हैं ना, IBPS का एग्जाम हो गया, बैंक एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम्स में कंप्यूटर आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है। ठीक है, अब ऑनलाइन साइट आप देख लेना, वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है,
तो इस बुक में एकदम से मैं कहूंगी कि बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें दी हुई हैं, आपको ज्यादा वेस्टेज नहीं होगी आपके टाइम की भी, और एक बुक में आपको सब कुछ सारा कंटेंट मिल रहा है। तो केवीएस में आपको पता है 10 मार्क्स का आता है कंप्यूटर, अगर मैं पीआरटी एग्जाम की बात करूं तो आप इस बुक को पढ़ लीजिए, इसको थोरोली पढ़िए, ठीक है। इसको पढ़ने में आपको शायद 1 से 2 महीने लग सकते हैं, आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी वैकेंसीज आई नहीं है। तो जब आप पढ़ लेंगे इसको 1 से 2 महीने में, मैं कहूंगी कि आप 2 बार इसको कम से कम रिवाइज भी कर लीजिए, आपको चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ आज की चीजें थी, और मैं फिर से बता दूं कि हम इस सीडीपी की सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें मैं असेसमेंट हो गया, करिकुलम हो गया, या फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, सारी चीजें कवर कराऊंगी, लेकिन धीरे धीरे होगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, आपको पता है, मशीन तो होनी कि फटाफट चल जाऊंगी, आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जो लोग कमेंट करते हैं ना कि बिल्कुल रेगुलर करो, ये करो, तो मैंने आपको अपनी समस्याएं बता दी कि भाई टाइम की बहुत कमी रहती है, ठीक है, स्कूल भी देखना होता है, उसके बाद आपकी वीडियोस देखनी होती है, फिर अपनी भी कुछ स्टडी करनी होती है। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी एग्जाम, ठीक है, तो उसकी फिलहाल तो अभी चल नहीं रही है, थोड़ी सी इस टाइम का थोड़ा डिस्बैलेंस हो गया है, लेकिन मैं स्टिल आपसे कहूंगी कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी एक नौकरी है ना, तो इतनी मेरे को टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों की टेंशन है कि आप को एक नौकरी हासिल करनी है पहले, ठीक है, उसके बाद आप आगे पढ़ते रहिएगा, देखिए बहुत आसान हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो पियाजे है, इनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, आप सबको पता है। तो 3 स्टेजेस हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल जो इनकी स्टेज है उसको देखेंगे, चौथी स्टेज को जो पियाजे ने दी थी। और इसमें बच्चे कौन से होते हैं? 11 साल से ऊपर वाले, मतलब ये जनरल है, ठीक है, जरूरी है, 10% तो एक्सेप्शन हमेशा रहती है हर चीज में, तो इसके बारे में देखेंगे। मैंने आपको जितनी भी ये फीचर्स कराए हैं ना थ्योरी इनकी स्टेजेस के, उससे बाहर आपको पेपर में इन स्टेजेस से कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये फीचर्स सारे नोट्स बनाने होंगे, प्लस समझने होंगे अच्छे से। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के कुछ फीचर्स, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं इस अवस्था में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। मैंने जब एक क्विज कराया था आपको टेलीग्राम पर शायद, ठीक है, तो उस क्विज में काफी लोगों ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अमूर्त चिंतन है वो पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा किस अवस्था में स्टार्ट कर देता है। कई लोगों ने कंक्रीट ऑपरेशनल दिया, कई लोगों ने सेंसरी मोटर दिया, मतलब काफी बच्चों ने दिया फॉर्मल ऑपरेशनल दिया जवाब, लेकिन मैं ये कहूंगी कि काफी परसेंट 40 to 45% बच्चों ने जो है ये फॉर्मल ऑपरेशन नहीं दिया आंसर, ठीक है। इसका मतलब आपकी समझ क्लियर नहीं है। ये टेलीग्राम की बात कर रही हूँ जिन्होंने क्विज आंसर किया था। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि स्टेजेस को अच्छे से तैयार कर लीजिए कि हर स्टेज में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अमूर्त चिंतन होता क्या है? देखिए, जो स्टेज 3 थी, या इसको हम कंक्रीट ऑपरेशन कह सकते हैं, या फिर आई थिंक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि बच्चे के सामने चीजें प्रेजेंट है, आपने कोई भी सवाल दिया, किसी को असेंडिंग में लगाना है, किसी को डिसेंडिंग में लगाना है, तो बच्चे के दिमाग में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनके बेसिस पे वो चीजें करता है। मैडम ने कहा भाई ये 4 बटन है, ठीक है, बटन के साइज हैं, एक बड़ा है एक बड़ा है, जो भी फिगर दिखाई मैडम ने, सपोज पिक्चर दिखा दी, ठीक है भाई, इनको आपको लगाना है, इनके बटन के नाम रख दिए 1 2 3 4, या फिर जो भी रैंडमली दिखती है। अब बड़े से छोटे की तरफ आपको लगाना है, तो बच्चे ने बटन को हाईलाइट किया कि अरे हाँ ये बटन है, चलो अब लगा देंगे, देख कर दिया, ठीक है, हो गया, क्योंकि बच्चे के सामने मूर्त रूप से प्रेजेंट था, ठीक है, मूर्त यानी कि आपका कंक्रीट रूप से प्रेजेंट था सामने, ठीक है। दूसरा चीज, दिमाग में भी कंक्रीट रूप से था, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस लिया है, बटन का भी एक्सपीरियंस लिया है कि बटन कैसा होता है, ठीक है। या फिर मैडम ने कहा बटन की शेप कैसी होती है, तो आप सबने बटन देखा है, तो आपने बता दिया कि जी राउंड होती है, मोस्टली राउंड ही होता है बटन, ठीक है। तो ये तो क्या था कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कि बच्चे के सामने मूर्त रूप से चीजें प्रेजेंट होती हैं, मतलब वो देख सकता है सामने की क्या क्या चीजें हैं, और उनके रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो बच्चा आंसर कर सकता है आराम से। लेकिन जब ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनके बारे में बच्चे ने ना कभी सुना है, ना कोई जिक्र किया है किसी ने, ठीक है, और उन चीजों से जब डील करना पड़ता है, तो कंक्रीट ऑपरेशन वाला बच्चा उससे डील नहीं कर पाता है। वो स्टेज जो आती है फिर ये फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा ये सब करना सीख जाता है, यानी कि अमूर्त चिंतन। भाई जो चीज आपके सामने मूर्त रूप से प्रेजेंट नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है नहीं, आपने कभी उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं लिया, उस चीज को या उस प्रॉब्लम को सोल्व करने को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि आप कितना दूर तक सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग कहां तक जा सकती है, आपके विचार कहां तक जा सकते हैं, ये है, ठीक है। It allows the child to begin to deal with concepts
कुछ ऐसी संकल्पनाएं, देखिए कंसेप्ट का मतलब होता है संकल्पनाएं, दैट आर नॉट इमीडिएटली प्रेजेंट इन देयर एनवायरमेंट। इसके द्वारा बच्चे ऐसी संकल्पनाओं को भी समझ सकते हैं जो उनके सामने दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होती है, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि जिसको आप देख सकते हैं, ऐसी चीजों को भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। हम सबको पता है कि रात होती है तो हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। आपने बच्चे को कहा, आपने कंक्रीट ऑपरेशन वाले बच्चे को बुलाया, स्टेज 3 वाले को या स्टेज 2 वाले को, और कहा भाई ऐसी एक दुनिया है जहां पर रात में तो सब काम करते हैं और दिन में सब सो जाते हैं, सारी दुनिया सो जाती है। तो ऐसी दुनिया में अगर आप होंगे तो आप बताओ कि जिंदगी कैसी होगी। अब बच्चा कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे ने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है। अब बच्चा कहेगा कि ये क्या चीज है, मतलब वो इमेजिन नहीं कर पाएगा इतना, ठीक है, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है वो अभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई है। स्टेज 3 की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब इस स्टेज में आता है, स्टेज 4 में जब बच्चा आ जाता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसमें डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये अमूर्त चिंतन जो है बच्चे में आ जाता है, वो चिंतन करना शुरू कर देता है। अगर आपने कोई ऐसी चीज उसके सामने रख दी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कोई सिचुएशन हो तो समझो दुनिया कैसी होगी, 2050 में जब कुछ भी नहीं होगा, मान लो दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसी चीजें जब आप बच्चों को कहेंगे तो ये जो फॉर्मल ऑपरेशन वाला बच्चा है ना, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा, ये सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है। ये अपनी थिंकिंग को, अपनी इमेजिनेटिव थिंकिंग को यूज करेगा, ठीक है। तो ये होता है इस स्टेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अब देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग ये शिकायत करते हो कि आप बहुत इंग्लिश में बात कर रहे हो। मैं कभी इंग्लिश में बात नहीं करती हूँ, ठीक है, हिंदी में करती हूँ। लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज, मतलब जो ये टर्म्स है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था गाइज, इसीलिए मेरे मुंह पर रटी हुई हैं ये चीजें। अब आप खुद बताओ कि जो चीज आपके मुंह पे है, मेरा समझाना बेटर तभी हो पाएगा जब मैं बिना उसके मतलब फ्लुएंसी से बोलूंगी, ठीक है। अब अटक अटक के पहले सोचूंगी एब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, थिंकिंग को क्या बोलते हैं, तो समझा नहीं पाऊंगी। आप भी अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप ये चीजें समझ पाएं, ठीक है। तो जब मैं एब्स्ट्रैक्ट बोल रही हूँ तो समझ लीजिए अमूर्त, क्योंकि मैंने हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे शिकायत करते हैं बार बार कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। बिल्कुल शुद्ध हिंदी तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आपको भी जब केवीएस में जाना है ना, तो शुद्ध हिंदी में आपको नहीं, इंग्लिश में भी आपको डील करना पड़ेगा। तो आपको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है या उसको सीख लीजिए, फ्लुएंट हो जाइए, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ लेकिन जो वर्ड कुछ हमें इंग्लिश के भी सीखने पड़ेंगे वो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा आप भी सक्षम बनाइए इस चीज में कि आप इन चीजों को सीख लें। डिपेंडेंट मत रहिए, आप खुद से कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है। क्या बोला है, 2 बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए वीडियो को, आपको सच में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि अमूर्त चिंतन होता क्या है। अब है चिल्ड्रन लर्न टू इंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और ट्रूली थिंकिंग अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चे समस्या हल करने और सच्चे रूप में चिंतन प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर देते हैं। अब तक तो उनका जो भी चिंतन था, उसकी जो भी थिंकिंग थी ना, वो कंक्रीट चीजों से जुड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चा जो है अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। बच्चे समस्याएं भी हल करने लग जाते हैं। अगर आपने कोई भी ऐसी समस्या दे दी जो बच्चों के सामने कभी उस टाइप की समस्या पहले आई नहीं, तो बच्चे समझ जाएंगे हाँ भाई इसको भी हम हल कर सकते हैं, तरीकों को ढूंढेंगे वो, ठीक है। उन समस्याओं को हल करने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उनकी चिंतन प्रक्रिया बहुत ज्यादा मतलब मैं कहूंगी कि बहुत डेवलप हो चुकी है, ठीक है, वो विकसित हो चुकी है काफी। तो ये भी इसका ही पॉइंट है। ऊपर से सिचुएशन डू नॉट हैव टू बी एक्सपीरियंस टू बी इमेजिन। अब वो ऐसी परिस्थितियों को भी समझने लगते हैं जो उन्हें अनुभव ना की हो जाने पर जो केवल सोची जा सकती है, मतलब जिनका उनको अनुभव ना हो पर जो सोची जा सकती है, की एक्स्ट्रा हो गया। ऐसी परिस्थितियों को भी समझने लग जाएंगे जो उन्होंने अनुभव ना की हो, लेकिन सॉरी ये वाला की है, ठीक है, अनुभव ना की हो पर जो केवल सोची जा सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, 2050 में दुनिया कैसी होगी, 2050 में अगर सोचो कि रात को लोग सब काम कर रहे हैं, दिन में सो जाएंगे तो कैसा होगा। तो ये चीजें बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि हाँ भाई ऐसा समय आ सकता है, हम कल्पना कर सकते हैं ना इन चीजों की। तो ये कल्पना जो है उसकी अमूर्त चिंतन पर ही आधारित होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ ना क्लियर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके, कमेंट कर सकते हैं, एक डिसेंट कमेंट कर सकते हैं कि मैडम ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, निगमनात्मक तर्क, ठीक है, ये बोलते हैं काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आप लोगों ने सुनी है, आगमनात्मक और निगमनात्मक, ठीक है, ये आपने सुनी है। और हाइपोथेटिकल एक अलग वर्ड है। देखिए हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं ना, हाइपोथेसिस जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च अनुसंधान करते हैं, तो हम एक टॉपिक चूज करते हैं, हम एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इस चीज पर रिसर्च करनी है।
सपोज आपने टॉपिक ले लिया कि बच्चों पे मैप स्किल्स जो है, मैपिंग स्किल्स बच्चों में डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है। आपके सामने समस्या थी, आपने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि भाई जब भी मैप की बात आती है या फिर जैसे नक्शों की बात आती है तो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते। तो पहले आपने हाइपोथेसिस बना ली कि भाई ये कारण हो सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने हाइपोथेसिस, आपने कल्पना कर ली कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जब आप रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद आपका एंड प्रोडक्ट क्या आता है, क्या पता आपकी कल्पनाएं जो है सच हो, क्या पता आपकी कल्पनाएं जो आपने सोची थी उससे अलग कुछ निकल के आया। तो हाइपोथेसिस बेसिकली होती है कि आपने कल्पना क्या की है, ठीक है। काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, काल्पनिक रूप से किया गया निगमनात्मक तर्क जो है वो होगा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब होते क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ एक व्यक्ति उस कारक को पहचानना शुरू कर देता है जो किसी समस्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है। सपोज आपके सामने टीचर ने आपको एक समस्या दे दी, एक प्रॉब्लम दे दी, ठीक है। अब उस समस्या को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके सामने विकल्प हैं। इसको सोल्व करने के लिए पहले आप विकल्पों को सोचेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे सामने ऑप्शन है, और फिर क्रमबद्ध तरीके से समस्या के विशिष्ट समाधानों के परिणाम निकालते हैं। तो देखिए कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चे को पता होता है कि एक समस्या है भाई, इसका एक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, और उसी तरह की कई समस्याएं आ जाती हैं तो वो सेम तरीका अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के सामने टीचर ने एक प्रॉब्लम रख दी, बच्चा एक सॉल्यूशन से आंसर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो टीचर ने बताया जो भी है उससे नहीं निकला, ठीक है, वो फिर अपना कुछ और दिमाग लगाएगा, कुछ और तरीका अपनाएगा, फिर कुछ और तरीका अपनाएगा, फिर और बच्चे कुछ और सोचेंगे। तो इस तरह से एक समस्या को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो वो होती है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। आप उस समस्या के लिए बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश करते हैं, बहुत सारे विकल्प ढूंढते हैं, हम किस किस तरीके से इस समस्या को सोल्व कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनली आप एक सोल्यूशन इस पर लगाते हैं और सोल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अगर आपसे एक तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो आपने दूसरा तरीका सोचा, तीसरा सोचा, चौथा तरीका सोचा, ठीक है, और इस तरह से आपने प्रॉब्लम सोल्व की। तो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्ट्रैटेजी भी है और एक रीजनिंग भी है, ठीक है। देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है, यानी कि सामान्य से विशिष्टीकरण की तरफ, ठीक है। लेकिन जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, यानी कि आगमनात्मक तर्क की बात करते हैं, तो उसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। डिडक्टिव में क्या होता है, आपके सामने जनरल रूल हो जाता है, ठीक है। सपोज हाइपोटेनस का रूल आपको पता है कि जो हाइपोटेनस होगी उसका स्क्वायर जो होगा बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद आपको टीचर ने क्वेश्चन दे दिया और आप उसको सोल्व कर रहे हैं। सपोज आपसे उस जनरल फार्मूले से सोल्व नहीं हुआ लेकिन आपने अपना खुद का एक नया तरीका ढूंढ लिया, ठीक है, तो ये भी आपकी एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, यानी कि आगमनात्मक तर्क क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपको एक चीज पता है, जैसे आपको पता है एप्पल है, संतरा है, केला है, ये सारे क्या है, फ्रूट्स हैं। इसके आपने ये सारी चीजें खाई, ठीक है, सुनी समझी कि ये क्या होती हैं, फिर आप एक कैटेगरी तक पहुंचे, अच्छा ये सारी किसकी कैटेगरी है, फ्रूट्स की कैटेगरी है। तो आपने विशिष्ट एग्जांपल लिए और उसके बाद आप कहां तक पहुंचे, सामान्यकरण तक पहुंचे, यानी कि सामान्यकरण क्या होगा कि ये सारे फल हैं। तो ये होती है इंडक्टिव रीजनिंग। होती दोनों ही है, ठीक है, इस अवस्था में दोनों ही होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये होती है, लेकिन इसके ऊपर फोकस इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। ये जो रीजनिंग है ना, ये पहले बच्चा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। कि आई होप कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आपको समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये कौन से स्टेज, मतलब पियाजे की कौन से स्टेज का पार्ट है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है प्रीपोजिशनल थॉट। मैंने काफी हिंदी में सर्च किया कि प्रीपोजिशनल थॉट को हिंदी में क्या बोलेंगे, बट मुझे नहीं पता चला। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर किसी को पता है कि प्रीपोजिशनल थॉट को हिंदी में क्या बोलेंगे, थॉट तो ठीक है, चिंतन आ गया, लेकिन प्रीपोजिशन का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं चल रहा था। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट कर दे, मैं पिन कर दूंगी उसको, ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ जाए। दे कैन इवेलुएट द लॉजिक ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी कि वर्बल स्टेटमेंट, विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। सेम वही है भाई, ये रीजनिंग आई है, ठीक है। ये अब मैंने बताया था ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, अमूर्त चिंतन बच्चा करना शुरू कर देता है। होता क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट, देखिए कुछ वर्बल स्टेटमेंट्स होती हैं, मौखिक रूप से जब आप कोई स्टेटमेंट बता देते हो, जैसे कहते हो ना ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग, ठीक है, ये बोल दिया हमने, ऑल कैट्स आर डॉग। उसके बाद हमने दूसरी स्टेटमेंट लिखी कि ऑल डॉग्स आर सपोज चिक्स, हमने ये लिख दी कि सभी बिल्लियां जो हैं कुत्ते हैं और सभी कुत्ते चिक्स हैं, ठीक है, हमने ये लिख दी। अब हमें पता है कि सभी बिल्लियां कुत्ते नहीं हो सकते, रियल वर्ल्ड में तो नहीं है ना, कि हमें सिर्फ इमेजिन करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद कंक्लूजन आता है। ये वाली रीजनिंग आप सब ने आई एम श्योर सोल्व की होगी। तो ये प्रीपोजिशनल थॉट का ही एग्जांपल है, ठीक है।
कि आपको कुछ वर्बल स्टेटमेंट दी जाती हैं, ये ट्रू भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको अब इन लॉजिक पर जाना है, आपको दो स्टेटमेंट दे दी, आपने इनको देख लिया इनका लॉजिक क्या है, फिर आपको कंक्लूजन में ये देखना है कि ये दोनों लॉजिक जो है कंक्लूजन में अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो इनके आधारित तो जो निष्कर्ष दिए जाते हैं ना आपको कि निष्कर्ष 1 ठीक है, निष्कर्ष 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, तो ये इसी के एग्जाम्पल है प्रीपोजिशनल थॉट के, ठीक है। ये भी आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का एग्जाम्पल है, ठीक है। कि यहाँ पर आप रियल सिचुएशन को नहीं देखते हैं, आप ये कहने लग जाए कि नहीं जी बिल्लियां तो कुत्ते हो ही नहीं सकते, ये तो रियल वर्ल्ड है ना, तो यहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ रीजनिंग करनी है अपनी कल्पना के आधार पर कि आपका दिमाग कितना तेज दौड़ता है, बस यही चेकिंग होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल थॉट। तो ये भी कौन सी अवस्था का एग्जाम्पल है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और आपने ये चीजें पहले कभी मुश्किल ही सुनी होंगी कहीं और, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना, लोरा ई बर्क और अनीता वुल्फोक पढ़ लें आप, उसमें काफी अच्छा डिटेलिंग दी हुई है। तो अगर आप वो दोनों किताबें नहीं पढ़ पा रहे, बहुत मोटी किताबें हैं, इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, इसलिए मैंने इनको हिंदी में खुद ही ट्रांसलेट किया, जैसी भी मेरे को आती है इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी बन सके लैंग्वेज, ठीक है। बस मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लिखा है हिंदी में, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हिंदी भी मैंने अपने आप ट्रांसलेट की है, जैसी भी की है, क्योंकि आपको पता है मिलती तो है नहीं कहीं, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम की खैर मैं कहूँगी कि बुक्स थोड़ी सी कमी है, जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी हों, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो हेल्प करने के लिए है आपके, आई होप कि इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगली चीज़ें देख लेते हैं। एडोलोसेंट ईगोसेंट्रिज्म, आई होप कि आपने पहले कभी ना सुना हो या फिर सुना भी हो, ठीक है। किशोर आत्मकेंद्रिता भाव जो होता है, किशोर एडोलोसेंट का बेसिकली मतलब होता है किशोर, और ईगोसेंट्रिज्म का मतलब आत्मकेंद्रिता या फिर आत्मकेंद्रिक भावना जो भी होती है। आपने सुना होगा जब प्री ऑपरेशनल चाइल्ड होता है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल, अब हिंदी में क्या कहते हैं स्टेज को मैं भूल गई हूँ, ठीक है। प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो सेकंड स्टेज होती है, दूसरी अवस्था जो होती है पियाजे के अकॉर्डिंग, उसमें जो है आपको पता है कि ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है बच्चे में। बच्चा सोचता है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मेरी मम्मी, मेरे पापा सिर्फ, ठीक है, कोई और उनको प्यार नहीं कर सकता, वो किसी और को प्यार नहीं कर सकते, मैं अपना खिलौना किसी को नहीं दूंगा। तो इस तरह की चीजें होती है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड में, ठीक है, जो दूसरी अवस्था का बच्चा होता है। लेकिन ये एडोलोसेंट में कहाँ से आ गया आत्मकेंद्रिता, यही सोच रहे होंगे आप। तो ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए कि जो किशोर होते हैं, आपको पता है कि बहुत ही स्ट्रॉम्स और एग्जाइटी की एक अवस्था होती है, मतलब कि मन में बहुत सारी चीजें चली होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स के प्रति हमें अट्रैक्शन होता है, ये चीजें बहुत चीजें कॉमन है, ठीक है। किशोर जो होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं अपने लाइफ में, भविष्य की चिंता होती है कि आगे क्या ऑप्ट करना है, 12th कर लेते हैं, ठीक है, अब आगे क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किशोर अवस्था में आपको सामना करना पड़ता है। पहले मुझे लगता था कि नहीं ये गलत है, ये वो है, अब पता चला कि भाई ये स्टेज ही ऐसी है कि इस स्टेज में आपको गंदे अच्छे सब तरह के ख्याल आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है किशोर अवस्था में बच्चों को। अगर उनको गाइड करने वाला अच्छा इंसान हो तो वो अच्छी डायरेक्शन में जाते हैं, और गाइड करने वाला कोई ना हो तो भटकाने के तो आपको पता है बहुत तरीके होते हैं। हम नेगेटिव चीजों की तरफ हमेशा आकर्षित होते हैं, ये रियलिटी है लाइफ की, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन आप उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव की डायरेक्शन की तरफ कैसे लेके जाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपके आसपास के लोगों पर भी डिपेंड करता है जिनके साथ आप हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगी आप हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढिए। नेगेटिव चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कभी भी उनका सहारा आपको आगे लाइफ में हमेशा धोखा दे जाता है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचिए। तो यहाँ किशोर अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, मतलब वो अपने ही आइडियाज को लेकर पूरा दिन उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच क्या है, ये वो है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते हैं, दूसरों के विचारों को समझ नहीं पाते हैं, उनके विश्वासों को समझ नहीं पाते हैं। होता क्या है कि प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो बच्चा था वो दूसरों के बिलीव्स को भी नहीं समझ पाता था। उसको लगता था कि दुनिया अगर गोल नहीं है तो दुनिया गोल ही नहीं है, भले आप कह लो, मम्मी कह लो, पापा कह लो, टीचर कह लो, दुनिया गोल है ही नहीं। भाई मैंने तो नहीं देखी दुनिया गोल, तो दुनिया गोल है ही नहीं। तो बच्चे, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड वाला बच्चा ये सोचता है। लेकिन जब बात आती है एडोलोसेंट्स की, एडोलोसेंट्स को पता होता है कि भाई सामने वाले बंदे का भी कुछ अपना ओपिनियन है, वो भी जो कह रहा है उसकी बात भी सही हो सकती है, लेकिन वो अपने आसपास के आइडियो पर इतने कंसंट्रेटेड होते हैं कि वो चाहकर भी ये मानना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन समझते सब कुछ है। तो यही होता है कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं अपने थॉट प्रोसेस पर, अपने विचारों पर, अपनी धारणाओं पर, ठीक है। तो ये होता है एडोलोसेंट ईगोसेंट्रिज्म। अब इसमें दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? देखिए, डिस्टॉर्टेड इमेजेस क्या बोला है, यानी कि टूटी फूटी इमेजेस जो कहूंगी, टूटा फूटा चित्रण होता है उनके दिमाग में, वो किस तरह का होता है?
ये दोनों भी एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिज्म का पार्ट है। एक है इमेजिनरी ऑडियंस जिसको हम काल्पनिक दर्शक बोल सकते हैं, और एक है पर्सनल फेबल जिसको हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत कल्पित कहानी। ठीक है, अपने व्यक्तिगत रूप से आपने कल्पना कर ली किसी चीज की। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को समझेंगे कि ये है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इनको भी। होता क्या है देखते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस मतलब क्या है? काल्पनिक दर्शक। ठीक है, एडोलेसेंट्स यानी कि किशोरों को लगता है कि भाई सब लोग मुझे देख रहे हैं। मतलब जब वो बाहर निकलते हैं तो आपको पता है ना, थोड़ा फैशन आ जाता है, थोड़ा सा मतलब दूसरे दोस्तों को देखते हैं, दोस्त पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि रोल मॉडल बना लेते हैं अपने लिए कि हाँ भाई सलमान खान ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे करूंगा क्योंकि मैं सलमान खान को बहुत पसंद करता हूँ, या मुझे MS धोनी बहुत पसंद है तो जैसे वो करता है, जैसे जोन से ब्रांड वो यूज करता है मुझे भी वही यूज करनी है। ठीक है, तो और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको एक भावना होती है कि उसमें ये होता है कि भाई सभी मुझे देख रहे हैं, सब जब मैं बाहर निकलूंगा या निकलूंगी ना तो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ और मैं अच्छी दिखूं बुरी दिखूं इसका सब लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए हमेशा उनके साथ एक काल्पनिक दर्शक चलता है जो उन्हें देखता रहता है, तो इसलिए वो अपने आप को ज्यादा मतलब फोकस्ड हो जाते हैं अपने ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज है पर्सनल फेबल यानी कि व्यक्तिगत कल्पित कहानी, अपनी एक खुद की कहानी मंड लेना। ठीक है, teenagers are sure that others are observing and thinking about them, so they develop an inflated opinion of their own importance. They feel that they are unique and special. ठीक है, हिंदी में पढ़ देती हूँ। किशोर इस बात को लेकर आश्वस्त होते हैं कि दूसरों द्वारा उनका अवलोकन कर रहे हैं। सॉरी, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा। कि दूसरे उनका अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उनके बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वे अपने महत्व को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि वे सबसे अलग और विशिष्ट हैं। ठीक है, तो जब वो एक अपने बारे में किसी को बताते हैं, अपनी एक इमेज शो करते हैं ना, तो वो एक बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे कि हाँ भाई मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा, मेरे पास तो ये भी चीजें हैं, मेरे पास वो भी है। तो उनकी एक अपनी व्यक्तिगत काल्पनिक कहानी हो जाती है, कल्पित कहानी हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि दूसरे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक इमेजिनरी ऑडियंस उनके सामने है, काल्पनिक दर्शक उनके सामने है, तो हम अच्छे लगने चाहिए, हमारी इमेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए वो मन घड़त कुछ भी कहानियां भी बना लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यही इसका मतलब है। और उन्हें हर समय यही लगता है कि भाई हम सही हैं। ठीक है, हम सबसे अलग हैं, हम विशिष्ट हैं। यहाँ पर पेरेंट्स के साथ बहुत क्लैशेस होते हैं बच्चों के। क्यों होते हैं एडोलेसेंस में? क्योंकि एडोलेसेंट्स के लिए उनके जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स यानी कि उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके सहपाठी हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई फ्रेंड सर्कल में जो हो रहा है उनको वो सही लगता है, पेरेंट्स को वो गलत लगता है। अगर एक फ्रेंड आपका सिगरेट पी रहा है तो आपको लगेगा वाओ कितना कूल है ना, ये सिगरेट पी रहा है, मजे आ रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। फिर आपका फ्रेंड भी कहता है यार तू सिगरेट नहीं पीता, तुम सिगरेट नहीं पीती, तुम कितनी ओल्ड फैशन हो, कितनी ऑर्थोडॉक्स हो। ठीक है, और हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ी गलत है, हमें तो इनके साथ ही रहना है, इस सोसाइटी में हमें जाना है, तो हम पियेंगे सिगरेट। वहां से माँ बाप ने अगर कुछ कह दिया कि नहीं आपको नहीं पीनी है, तो आप उनके अपोज करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको पता है मेरे सारे दोस्त सिगरेट पीते हैं और ये बहुत ही अच्छा है, ये तो हाई सोसाइटी का बड़ा अच्छा गुण है। तो इस तरह के क्लैशेस होते हैं, क्योंकि पीयर इनको लगता है, एडोलेसेंट्स को लगता है, इनके किशोरों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, माँ बाप नहीं समझ रहे हैं हमें, क्योंकि माँ बाप हमारी एज के नहीं है। ठीक है, वो ऑर्थोडॉक्स हैं, तो हम अपनी कुछ कल्पनाएं बना लेते हैं इसी तरह की। ठीक है, कि हम गलत को गलत नहीं कह पाते बल्कि गलत को सही प्रूव करने में लग जाते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन नहीं, क्योंकि ये सब लोग इसी चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और सही मानते हैं, तो ये सही ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बारे में एक और पॉइंट है कि काल्पनिक दर्शक और व्यक्तिगत कल्पित कहानी की जो धारणा होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाते हुए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। यानी कि जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल से फॉर्मल ऑपरेशन में जा रहा होता है, यानी कि 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, ठीक है, 11-12 के या फिर 13 तक का बच्चा जो होता है, ठीक है, तो उसमें ये दोनों चीजें ज्यादा होती हैं। इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, फिर डिक्लाइन होती चली जाती है। जैसे कि 12, जैसे हर कोई 12 तक थोड़ी जाता है, कोई ऐसा होता है जो 12 साल में एंटर कर रहा हो इसमें फॉर्मल ऑपरेशन में, सॉरी इट्स फॉर्मल ऑपरेशन में वो एंटर कर रहा है बाद में। ठीक है, इन सबको पीडीएफ जब डालूंगी तो करेक्शन कर दूंगी। ठीक है, कई बार ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं ये ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, तो जब जा रहा होता है तो जैसे मान लो 12, 13, 14, 15, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जाती है। जब आप 20, 21, 22, 23 हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपकी चीजें खत्म होना शुरू हो जाती है। मतलब बेसिकली जो टीनेजर्स का टाइम होता है ना, ये सबसे क्रिटिकल होता है इसको लेकर। ठीक है, मैं कहूंगी कि 18-19 तक का पीरियड जो होता है सबसे क्रिटिकल होता है। ठीक है, तो ये था आपका एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म के बारे में। ठीक है, ये मैं ठीक कर दूंगी, कंक्रीट ऑपरेशन लिखा गया गलती से, ये फॉर्मल ऑपरेशन है, एडिटिंग करनी पड़ती है ना, आपको पता है, उसमें ध्यान कई बार नहीं जाता है।
ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा फॉर्मल ऑपरेशन से, और फॉर्मली जो है आपका ये जो चीज़ें वो खत्म हो गई हैं पियाजे, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ कि पियाजे के बारे में बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या, एक तो सबसे पहली बात उन्होंने कहा था कि मेरी स्टेजेस जो है वो यूनिवर्सल है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पर अभी क्यों बता रही हूँ इसका एक मतलब है, क्योंकि आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि क्या वो अपने स्टेजेस के बारे में सोचते थे। तो यूनिवर्सल का मतलब है कि किसी भी कल्चर का कुछ असर नहीं पड़ता। अगर इंडिया में एक बच्चा इसी स्टेज से गुजर रहा है, इसी तरीके से गुजर रहा है, तो अमेरिका में भी ऐसे ही गुजरेगा, ठीक है। कल्चर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक तो उनका ये मानना था। दूसरी चीज, एक इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है उनको, क्योंकि कहते हैं कि कल्चर स्पेसिफिक नहीं है उनकी थ्योरी, और जबकि कल्चर का बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जो वाइगॉट्स्की थे ना हमारे, वो कल्चर की बात करते हैं ना। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि लोगों ने कहा कि क्या सच में फॉर्मल ऑपरेशनल तक हर इंसान पहुंच जाता है, ठीक है। ये कंक्रीट ऑप्शन बड़ा गंदा लग रहा है मुझे अब, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या इस फॉर्मल ऑपरेशनल तक सभी लोग पहुंच पाते हैं, ये भी डाउट है कई लोगों को, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल में आपकी जो कल्पनाएं होती हैं या फिर जो समझदारी वाली चीजें भी होती है, जैसे डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। तो कहते हैं कि क्या सच में हर इंसान इस स्टेज तक पहुंचता है। कई लोग जो है मैच्योर ही नहीं हो पाते जिंदगी भर तक, ठीक है, वो कंक्रीट तक ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। ये क्या कहा जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या सभी लोग फॉर्मल ऑपरेशनल तक पहुंचते हैं। पियाजे खुद कहते हैं कि शायद सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल तक, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ टीनेजर्स की बात नहीं हो रही है, ये चीजें देखिए तो कमियां हैं कुछ, ठीक है। इस स्टेज पे इन चीजों को समझने में बच्चा धीरे धीरे अपने आप को कर लेता है, क्योंकि 11+ ईयर्स का स्पैन बहुत बड़ा होता है। 11 से पहले तो उन्होंने 3 स्टेजेस कवर कर दी, और 11 के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही स्टेज दी। तो आपको नहीं लगता कि इसका भी और डिवीजन होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए था, क्यों स्पेसिफिकली होना चाहिए था। तो बस अब यही है, कंफ्यूजन है भाई। फॉर्मल ऑपरेशन में मेरे अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली हर इंसान जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने 11+ लिखा हुआ है। तो 11+ के बाद तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग में मैच्योरिटी नहीं आती है, सब लोगों में नहीं आती है ये चीजें, होता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने आगे की स्टेज को जो है मतलब बाइफर्केशन नहीं किया, डिवाइड नहीं किया इस फॉर्मल ऑपरेशन को भी। अगर सब स्टेजेस में बना देते तो भी थोड़ी चीजें क्लियर हो जाती। खैर, हमें इन सबसे कोई मतलब है नहीं। उनकी थ्योरी बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है साइकोलॉजी के क्षेत्र में, चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र में, और आज तक आप किसी भी एग्जाम को पढ़ लीजिए, चाहे आप सीटेट, एचटेट, DSSB या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, टीचिंग एग्जाम, तो पियाजे को जरूर याद किया जाता है, उनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था पियाजे का पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं अगला देखती हूँ टॉपिक क्या लूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग ही लेंगे, ठीक है, जो मतलब आप लोगों को जिसकी समझ चाहिए, या तो इंक्लूसिव एजुकेशन या असेसमेंट, इनमें से कोई एक टॉपिक लूंगी, ठीक है। और CDP की सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, और NCF को भी जल्दी मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो जो लोग NCF देख रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं वहां पर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बने रहें, आपको वहां पर भी वीडियो मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ, एंड प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। वो सिर्फ आपके भले के लिए है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा तो यूट्यूब पे भी फिलहाल कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत पैसे कमा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। अभी तो बहुत चैनल बहुत नया है, कुछ भी 750 सब्सक्राइबर है, आपके सामने बता रही हूँ, 750 कुछ है। 3-4 महीने ही हुए मुझे लॉकडाउन से, मेरे दिमाग में आया कि चलो कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, खाली तो पड़े हैं अभी घर में, तो कुछ अच्छा करते हैं, किसी को शायद मदद मिल जाए, ठीक है। तो बस ये मेहनत इसीलिए कर रही हूँ कि शायद किसी दूसरे इंसान का भला हो जाए। भाई देखो, टाइम थोड़ा सा मिल जाता है तो बना देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल प्रोफेशनल बनूंगी या फिर इसमें कमाई करूंगी या जो भी है, ऐसा कोई विचार नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी मेहनत जारी रखिए। आप बस ये सोचिए कि आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए अपने आप को और बेहतर करते जाइए, ठीक है। अपने अंदर थोड़ी कमियां ज़रूर निकालिए ताकि आपको बेहतर करने के लिए कुछ रहे। अगर परफेक्ट तो कोई बन गया तो फिर तो कुछ होगा ही ना, इंप्रूवमेंट ही नहीं होगा। जो रुका हुआ पानी है वो भी सड़ जाता है एक दिन, ठीक है। तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।